स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, खबर कट टू कट के साथ में मैं हूं नैना यादव और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इसके पहले वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। एक जनसभा के रूप में, एक जन रैली के रूप में वो जाएंगे और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान माना जा रहा है कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं, जब राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और उद्धव ठाकरे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और पूरब पटेल हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ में जुड़े हैं। पूरब, आज ये कहा जा सकता है शक्ति प्रदर्शन होगा, क्या कुछ समय रहने वाला है और कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा? पूरब, आप अगर सुन पा रहे हो तो बताएं कि कौन कौन इस दौरान शामिल होगा जब अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे और क्या समय रहेगा नामांकन का? चलिए, लगता है पूरब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आज शक्ति प्रदर्शन होगा, रोड शो करेंगे अमित शाह और इस दौरान कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आज उनका नामांकन दाखिल करने का समय है और इस दौरान राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। जानकारी है कि अरुण जेटली भी शामिल होंगे, तो उद्धव ठाकरे भी इस दौरान अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने के पहले एक बड़ा रोड शो किया जाएगा, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। तो अमित शाह का तो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की तो वो भी शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आई। वो पहुंची अयोध्या, वहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, लेकिन वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाए। सिर पर पल्लू, ललाट पर चंदन और गले में माला पहने प्रियंका शुक्रवार को अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची। राम भक्त हनुमान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। प्रियंका के लिए वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। करीब 10 मिनट तक वो मंदिर में रुकी। जब तक प्रियंका मंदिर में थी तब तक बाहर हजारों की संख्या में कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे। प्रियंका ने राम भक्त हनुमान के तो दर्शन किए, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि नहीं पहुंची। रामलला के दर्शन किए बगैर वापस लौट गए। इस पर जब सवाल पूछा गया तो प्रियंका ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी वो इस पर कुछ नहीं कहेंगी। प्रियंका गांधी अयोध्या में 9 घंटे से भी ज्यादा देर तक रुकी। कुमारगंज से शुरू हुआ उनका ये दौरा हनुमानगढ़ी पर जाकर खत्म हो गया। गौर करने वाली बात है कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाया, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन राम मंदिर को लेकर चुप्पी साधे रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की नीति आयोग को लेकर एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिली है और राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नीति आयोग पर कार्रवाई की जाएगी और उसे बंद कर दिया जाएगा। न्याय योजना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। राहुल ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो नीति आयोग को बंद कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने नीति आयोग पर 5 साल तक पीएम के प्रेशर में काम करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, अगर चुनाव के बाद सत्ता में लौटे तो नीति आयोग को खत्म करेंगे। इस आयोग ने पीएम मोदी के लिए मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बनाने और आंकड़ों में हेरफेर करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। सत्ता में लौटने पर नीति आयोग की जगह बेहद छोटा प्लानिंग कमीशन बनाया जाएगा। इस आयोग के सदस्य देश के बड़े अर्थशास्त्री और जानकार होंगे। आयोग में 100 लोगों से भी कम का स्टाफ होगा। हम आपको बता दें कि नीति आयोग इस वक्त सुर्खियों में है। राहुल गांधी की न्याय योजना के ऐलान के बाद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने इस योजना के विरोध में बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बाकायदा इसकी शिकायत की थी। तो एक्ट्रेस से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर बहुत जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। मुंबई से वो चुनावी मैदान में है और जैसे ही वो आई हैं उसके बाद से ही वो काफी एक्टिव मूड में नजर आती हैं। चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। एक स्टार के पीछे क्यों है, आप उनको ये जवाब देंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक स्टार है। लोकशाही में सिर्फ एक स्टार होता है और वो जो मेरे सामने लोग हैं वो है। आप अपने आप के लिए तालियां बजाइए। एक्ट्रेस से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गई। उर्मिला मातोंडकर नॉर्थ मुंबई की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। पहले दिन उर्मिला ने पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में प्रचार तो किया, लेकिन पहले ही दिन प्रचार करते हुए उर्मिला ने ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेस की फजीहत हो गई। ऐसे देखिए, ऐसे बकवास मुझे लगता है ओछी जुमलेबाजी में मुझे कोई ये नहीं है। मैंने आज तक ऐसी कोई बात की नहीं है, ना मैं अभी शुरुआत करना चाहती हूँ। यानी जिस चौकीदार चोर है के नारे के सहारे राहुल 2019 की नैया पार लगाना चाह रहे हैं, उसी नारे की हवा निकाल दी उर्मिला मातोंडकर ने। जिस वक्त उर्मिला ये बातें कह रही थी उस वक्त उनके पीछे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा भी खड़े थे, लेकिन उर्मिला अभी नई नेता बनी है तो जाहिर है नेतागिरी सीखने में उन्हें कुछ वक्त तो लगेगा ही। बेगूसराय से सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप है। बिना परमिशन के सभा उन्होंने की।
तुम्हारी, हक हमारी। बेगूसराय में सीपीआई के उम्मीदवार और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनाव से पहले मुश्किल में घिर गए। कन्हैया कुमार पर बिना इजाजत सभा करने को लेकर अलग अलग 3 FIR दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को कोई भी सभा करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन कन्हैया कुमार ने ऐसा नहीं किया। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या सभा हो या रैली हो, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम सदन में बना हुआ है। कन्हैया कुमार बेगूसराय से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, जिसके लिए वो दिन रात लोगों से जनसंपर्क करके पसीना बहा रहे हैं। हम गारंटी करना चाहते हैं। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार ने तेघड़ा, बछवाड़ा और मंसूरचक में 2 दिनों में कई जनसभाएं की और इसलिए उन पर 3 थानों में आचार संहिता के उल्लंघन के 3 अलग अलग मामले दर्ज कराए गए हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा नीरव मोदी, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लंदन की वेस्टमिंस्टर जेल में ही वो उसे लगातार रहना होगा, क्योंकि जो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने दोबारा खारिज कर उसे अगले 1 महीने तक फिर से जेल में रखने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और दिन भर चली कार्यवाही के बाद शाम को फैसला नीरव मोदी के खिलाफ आया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे पास नीरव मोदी को जमानत नहीं देने के पर्याप्त आधार हैं। ये मामला मोटी रकम की जालसाजी से जुड़ा हुआ है और आरोपी के भागने का डर भी है। हालांकि नीरव मोदी और उसके वकील ने खुद को बेकसूर बताया, मगर भारत सरकार की ओर से पेश वकील के आरोपों के आगे नीरव मोदी की कोई भी दलील काम नहीं आई। सरकारी वकील टोबी कैटमैन ने कहा, नीरव मोदी सबूतों को नष्ट कर सकता है। नीरव मोदी जेल से निकला तो देश से भाग सकता है। नीरव मोदी ने गवाहों को जान से मारने की धमकी दी थी। जेल से निकलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है नीरव। हालांकि नीरव के वकील ने दलील दी कि गवाहों के दावों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। नीरव के वकील ने जमानत के पैसे जमा कराने की भी पेशकश रखी। साथ ही नीरव के बच्चे और बीमार माता पिता का हवाला दिया। यहाँ तक कि नीरव के वकील ने उसके पालतू डॉग की देखभाल की भी दुहाई दे डाली, मगर कोर्ट ने उसकी एक न सुनी। दिल्ली से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई की और सबसे हैरानी की बात, लोग तमाशबीन बनकर चुपचाप ये पूरा वाकया देखते रहे। हाथ में धारदार हथियार और सिर पर खून सवार दिल्ली से आई ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि आपको विचलित कर सकती हैं। कैमरे में कैद ये दिल्ली के गुंडे हैं, जिन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो दिल्ली के खजूरी इलाके का है, जहां 3 बदमाशों ने 2 लोगों पर धावा बोल दिया। बदमाश कभी लात तो कभी रॉड से दोनों को पीटते रहे। कोई लात घूसे चला रहा था तो कोई धारदार हथियार से वार कर रहा था। पहले एक शख्स को इतना मारा कि लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। इसके बाद दूसरे शख्स को भी जमीन पर गिराकर लोहे की रॉड लेकर तीनों बदमाश उस पर टूट पड़े। हैरानी की बात यह है कि जिस दौरान गुंडे बेखौफ होकर खून बहा रहे थे, वहाँ भीड़ भाड़ थी। कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। काफी देर बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव जरूर किया, लेकिन तब तक बदमाश अपना काम कर चुके थे। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला 25 मार्च की दोपहर का है, जिसका दिल दहला देने वाला ये वीडियो अब सामने आया है। पीटने वाले कौन है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, ये बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला और इसी रफ्तार ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। वहीं पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तेज रफ्तार कार ने एक मासूम को बीच सड़क पर रौंद डाला और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें दिल्ली के नेपसराय इलाके की। बताया जा रहा है कि आजम नाम का ये बच्चा नमाज पढ़कर भाई के साथ घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया। कार इतनी स्पीड से आ रही थी, पहले तो पीछे एक्सीडेंट करके आया सर वो, फिर मेरे बेटे को ऊपर चढ़ा दिया उसने गाड़ी। वो गाड़ी उतार के चला गया कार वाला। हमें तो मौत के बदले मौत चाहिए, इंसाफ बिल्कुल। असल में कैब ड्राइवर तेज रफ्तार से कार चला रहा था, जिसकी चपेट में ये बच्चा आ गया। बच्चे को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार चालक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस दर्द का सामना कर पाना इस मां के लिए आसान नहीं है। मासूम की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यूपी की मऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बाइक चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ साथ इनके पास से कई बाइक और कई हथियार भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे गाड़ियां चुराते थे। गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। साथ ही चोरी की गई और लूटी गई 7 बाइक भी इनके पास से मिली है। का एक गैंग पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से कुल 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और चूंकि ये अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, इनके कब्जे से 2 के कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं। पकड़े गए 5 बदमाशों में से 2 बिहार के सिवान के,
जबकि 3 यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक यह अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का गिरोह जो अलग अलग इलाकों से गाड़ियों की चोरी करके उन्हें दूसरे इलाकों में ले जाकर बेच देता था। पुलिस के हत्थे ये बदमाश तब चढ़ गए जब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस टीम हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। यूपी की बलिया पुलिस की सोनू गैंग के बदमाश के साथ में भिड़ंत हुई, मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली क्योंकि जिसका आतंक था इस पूरे इलाके में, आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के शिकंजे में आए ये 7 लोग शातिर बदमाश हैं, जिन्हें पुलिस ने यूपी के बलिया से गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए ये 7 अपराधी सोनू गैंग के सदस्य, जो बलिया, मऊ, गाजीपुर समेत आसपास के कई जिलों में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इन बदमाशों के ऊपर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायरिंग कर दी और सभी बदमाशों को पकड़ लिया। इन लोगों के पास से बहुत सारे लूट के सामान बरामद हुए। 5,95,500 रुपया जो बड़ेसर में घटना हुई थी वह बरामद हुआ। इनके पास से 1 अदद पिस्टल और 6 तमंचे बरामद हुए तथा खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये बदमाश अराजकता फैलाने की फिराक में थे। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरेआम गन पॉइंट पर एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर इलाके में बदमाश ज्वेलरी शॉप में घुसा है, फायरिंग की और लूट की वारदात को सरेआम अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे। मौका देखकर बदमाशों ने फोन करके अपने कुछ साथियों को बुला लिया और फिर शुरू हो गई लूटपाट। जब बदमाश लूटपाट कर रहे थे तभी ज्वेलरी शॉप मालिक का बेटा और उसका दोस्त दुकान पर पहुंच गए, जिन्हें देखते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। छोटे भाई का लड़का बाहर अपने दोस्त के साथ आया, उसने अंदर देखा कुछ हो रहा है, लड़के को शक हो गया कुछ हो रहा है, तो उनको उसको भी रिवॉल्वर दिखाई और उस पर गोली मारी। गोली ऊपर भी चलाई, एक इधर चलाई, लड़के को उसके दोस्त को गोली लगी, आर पार में गोली। लूट की वारदात के बाद बदमाशों के फरार होने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। हालांकि कितने की लूट हुई इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बिहार में महागठबंधन का पेच तो सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने ही बड़े बेटे की वजह से चिंता में है, क्योंकि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बागी सुर यहां पर नजर आते हैं। ससुर, दामाद और सियासी दंगल, यही है तेज प्रताप की लेटेस्ट स्टोरी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेज प्रताप यादव सारण से आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खास बात यह है कि सीट से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो रिश्ते में तेज प्रताप के ससुर जी लगते हैं। सारण से आरजेडी ने चंद्रिका प्रसाद राय को चुनावी मैदान में उतारा है। राबड़ी देवी के घर पर बड़ी शान से पोस्टर लगाया गया, बिहार के 2 लाल, लेकिन बड़े लाल यूं गुस्से में लाल होंगे ये शायद राबड़ी और लालू ने भी नहीं सोचा होगा। कि अगर चुनाव आते आते मसला नहीं सुलझा, तेज प्रताप नहीं माने, तो पार्टी की फजीहत होगी, परिवार की फजीहत होगी, महागठबंधन की फजीहत होगी और इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। तो वहीं बिहार में महागठबंधन का पेच जो है वो सुलझ गया, एक तरह से कहा जा सकता है, और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कुछ उम्मीदवार जिसमें लिस्ट जो जारी की गई उसमें पटना साहिब सीट भी शामिल है और कहा जा रहा है पटना साहिब सीट कांग्रेस के खाते में गई। सुपौल से कांग्रेस ने रंजीत रंजन को टिकट दिया है, तो कटिहार से कांग्रेस ने तारिक अनवर पर भरोसा जताया है। वहीं मुंगेर से इस बार कांग्रेस ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा है, तो वैशाली से आरजेडी ने रघुवंश प्रसाद सिंह पर भरोसा जताया है। तो वहीं सिवान सीट पर एक बार फिर से आरजेडी की ओर से चुनाव मैदान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब मैदान में है। सासाराम से कांग्रेस की मीरा कुमार मैदान में है, तो पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती फिर से मैदान में है। पटना साहिब सीट तो कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिल सकता है। तो पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें चुनाव नहीं लड़ने का आदेश दिया है। दरअसल निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को हार्दिक पटेल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामला साल 2015 का है। मौसाना में तोड़फोड़ के मामले में हुई है हार्दिक को सजा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवर्नमेंट की दलीलें एक्सेप्ट की ऐसा लगता है और हार्दिक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट की है। अब हार्दिक पटेल के वकील कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई कानूनी रास्ता निकालने की जुगत में है। और चलिए अब देखते हैं देश और दुनिया की सारी अहम खबरें वर्ल्ड कट टू कट में। मेक्सिको में ज्वालामुखी फटने के चलते
एक पूरे इलाके से लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्वालामुखी में अचानक तेज आवाज हुई और धमाके के साथ राख का गुबार हवा में उड़ता नजर आया। तुर्की से एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया है। तेज हवाओं के बीच खुद को बचाने के लिए एक शख्स बड़े छाते के नीचे जा छिपा, लेकिन किस्मत ऐसी रूठी कि हवा छाते को ही ले उड़ी और छाते के साथ शख्स ही हवा में उड़ गया। तकरीबन 10 फीट ऊपर जाने के बाद ये कूदा और जैसे तैसे जान बचाई। मोजाम्बिक में बाढ़ की त्रासदी में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नेवी ने एक बार फिर अभियान शुरू कर दिया है। नेवी का एक जहाज मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ है। इसके पहले भी नेवी ने मोजाम्बिक में तकरीबन 200 बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू किया था। तो चीन में अल्पसंख्यकों की आजादी पर पहरा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। चीन की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि जो भी धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। चीन का ग्वांजू प्रांत, इसी प्रांत में अल्पसंख्यकों की आजादी कुचलने की नई मुहिम शुरू की गई है। मुहिम में अल्पसंख्यकों की धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान किया गया है। जो भी शख्स प्रशासन को जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मुहिम के जरिए अल्पसंख्यकों की धार्मिक गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी और जहां प्रशासन को कट्टरपंथ नजर आएगा वहां कार्रवाई की जाएगी। यानी इस मुहिम के निशाने पर सीधे सीधे चीन के मुसलमान और ईसाई हैं।